हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएस एग्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे 12वीं कृषि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन, जिनमें से बनने वाले जेट आईसीआर बीओक्यू के लिए क्वेश्चन और उसमें आने वाली परिभाषाएं भी हम साथ साथ याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पादप प्रजनन क्या होता है। तो पादप प्रजनन क्या है कि किसी के द्वारा ही, किसी भी माध्यम या किसी के द्वारा भी हम बोल सकते हैं कि किसी के द्वारा ही पादप के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके मानव के लिए उपयोगी सिद्ध करना क्या कहलाता है? पादप प्रजनन कहलाता है। पादप प्रजनन के क्या क्या उद्देश्य हैं? पादप प्रजनन के उद्देश्य है कि उपज में वृद्धि, कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना और प्रकाश असंवेदी किस्मों का विकास करना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा पादप प्रजनन का उद्देश्य नहीं है या है? तो पादप प्रजनन के उद्देश्य भी याद करने होंगे। तो पादप प्रजनन का सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है कि एकल पादप वर्ण वृद्धि की खोज किसने की? एकल पादप वर्ण वृद्धि की खोज, वर्ण वृद्धि की खोज। तो एकल पादप वर्ण वृद्धि की खोज किसने की थी? निल्सन एहेल ने। निल्सन एहेल ने कब की थी? 1900 में, सन 1900 में, 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शुद्ध वंशक्रम विधि की खोज किसने की? शुद्ध वंशक्रम वर्ण विधि की खोज, तो शुद्ध वंश का वर्ण विधि की खोज किसने की थी? जॉनसन ने। जॉनसन ने कब की थी? 1903 में। जॉनसन ने एक काम और भी किया था। क्या किया था? उन्होंने जीन नाम भी दिया था। जीन नाम भी किसी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेंडल के वंशागति के नियम कब प्रतिपादित किए? तो मेंडल के वंशागति के नियम कब प्रतिपादित किए थे? 1856 में। 1856 में। कौन कौन से नियम है उसके? पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपीवन का नियम है और प्रभाविता का नियम है। क्वेश्चन नंबर 4 कि मेंडल के नियमों का पुनः उपयोग या पुनः खोज कब की? मेंडल के नियमों की खोज कब किन के द्वारा की? तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज 1900 में की गई। किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई? तो पहला वैज्ञानिक था ह्यूगो डीवेज, दूसरा कार्ल कोरेंस,
और तीसरा था इवोन शेरमक के द्वारा मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि पादप प्रजनन के द्वारा फसल में कितनी वृद्धि की जा सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी पादप हो उसमें हम उसका जीन प्रारूप में परिवर्तन करके हम फसल की उपज में कितनी प्रतिशत वृद्धि कर सकते हैं। पादप प्रजनन द्वारा फसल की उपज में कितनी वृद्धि की जा सकती है। वृद्धि की जा सकती है तो कितनी की जा सकती है? लगभग 20 से 25%। लगभग 20 से 25%। एक क्वेश्चन और भी इसमें कि इसमें यह वो क्वेश्चन कि सरसों में पाया जाने वाला एक जहरीला पदार्थ वो कौन सा है। सरसों में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ तो जहरीला पदार्थ कौन सा है? इरुषि कमल सरसों में पाया जाने वाला एक जहरीला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पादप प्रजनन की प्रथम अवस्था कौन सी है। प्रथम अवस्था कौन सी है? तो पादप प्रजनन की प्रथम अवस्था कौन सी है? पादप प्रजनन की प्रथम अवस्था ग्रामीण है। ग्रामीण क्या होता है कि किसी भी जंगली प्रजाति को हमारे यहाँ पर लाकर खेती करना या उससे नई संतति प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। या किसी भी जंगली प्रजाति को मानव की देख रेख में उगाना क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पादप प्रजनन की प्राचीन अवस्था कौन सी है? तो पादप प्रजनन की प्राचीन अवस्था कौन सी है? पादप पुनर्स्थापन। अब हम बात करते हैं कि पादप पुनर्स्थापन क्या होता है। तो पादप पुनर्स्थापन क्या होता है दोस्तों कि किसी भी दूसरे देश से या किसी भी दूसरे जगह से कोई भी पादप लाकर हमारे देश में उगाना क्या कहलाता है? पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनन द्रव्य संरक्षण करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में जनन द्रव्य संरक्षण करने वाली संस्था तो कौन सी है? NBPGR कहां पर स्थित है? तो NBPGR न्यू दिल्ली में स्थित है या नई दिल्ली में स्थित है।
एक बार फिर से कि एकल पादप विधि खोज किसने की? तो एकल पादप विधि खोज निल्सन एल ने 1900 ईस्वी में की थी। और शुद्ध वंशक्रम वर्ण विधि खोज किसने की थी? तो शुद्ध वंशक्रम वर्ण विधि की खोज जॉनसन ने 1903 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के वंशानुगति के नियम कब प्रतिपादित हुए? तो मेंडल के वंशानुगति के नियम 1856 ईस्वी में प्रतिपादित हुए। किसने दोबारा खोज मेंडल के वंशानुगति के नियमों की पुनः खोज की कब हुआ? किसने की? तो मेंडल के वंशानुगति के नियमों की पुनः खोज 1900 ईस्वी में की। और किन्होंने की? ह्यूगो डिवरीज, कोरल कोरेंस और ई वॉन शेरमे के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है कि पादप प्रजनन के द्वारा किसी फसल की उपज में कितना प्रतिशत उपज में वृद्धि कर सकते हैं? तो 20 से 25% उसकी उपज में वृद्धि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरसों में पाया जाने वाला एक जहरीला पदार्थ, वो कौन सा जहरीला पदार्थ है? वो कौन सा है? यूरोसिकमल। अगला क्वेश्चन, ये पादप प्रजनन की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो पादप प्रजनन की प्रथम अवस्था ग्रामीण होता क्या है? किसी भी जंगली प्रजाति को मानव की देखरेख में उगाना क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पादप प्रजनन की प्राचीन विधि या प्राचीन अवस्था कौन सी है? तो पादप प्रजनन की प्राचीन अवस्था या प्राचीन विधि पादप पुनर्स्थापन है। पादप पुनर्स्थापन किसे कहते हैं? कि किसी भी दूसरे देश से या विदेशों से किसी भी पादप को हमारे देश में लाकर उगाना, उसे क्या कहते हैं? पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। पादप पुनर्स्थापन करने से पहले पादप का संगरोध किया जाता है। संगरोध क्या होता है? कि संगरोध पादप पुनर्स्थापित किए गए पादप को कीट व रोगों से रहित करना या कीट व रोग रहित करना क्या कहलाता है? पादप संगरोध कहलाता है। भारत में जननद्रव्य संरक्षण करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में जननद्रव्य संरक्षण करने वाली संस्था NDPKR, जो न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जननद्रव्य के प्रकार। जननद्रव्य के प्रकार। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जननद्रव्य होता क्या है। कि जननद्रव्य क्या है? किसी भी जंगली पादप प्रजाति के संपूर्ण अनुवांशिक द्रव्य को क्या कहते हैं? जननद्रव्य कहते हैं। जननद्रव्य के प्रकार के दो आधार हैं, तो ग्रामीण के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। ग्रामीण के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। ग्रामीण के आधार पर जननद्रव्य दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कर्ष्य जननद्रव्य और दूसरा जंगली जननद्रव्य। और उत्पत्ति के आधार पर एक तो देशी जननद्रव्य और दूसरा विदेशी जननद्रव्य। कर्ष्य जननद्रव्य किसे कहते हैं? कि वे पादप प्रजाति जो कृषि के लिए उगाई जाती है, खेती के लिए उगाई जाती है। दूसरी जंगली जननद्रव्य, जंगली जननद्रव्य कौन सा है? कि वे प्रजाति जो जंगलों में उगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 11। एक इसमें और है कि जननद्रव्य संरक्षण क्या है? सॉरी, जननद्रव्य संरक्षण से पहले परिभाषा हो रहा है जननद्रव्य संग्रह। तो जननद्रव्य संग्रह किसे कहते हैं? कि किसी भी पादप प्रजाति के जननद्रव्य को संग्रहित करना क्या कहलाता है? जननद्रव्य संग्रह। एक बार फिर से, जननद्रव्य संग्रह क्या कहलाता है? तो जननद्रव्य संग्रह किसी भी पादप प्रजाति के जननद्रव्य को संग्रहित करना क्या कहलाता है? जननद्रव्य संग्रहण। और जननद्रव्य संरक्षण किसे कहते हैं?
तो जनन द्रव्य संरक्षण की बात करें तो हम जनन द्रव्य संरक्षण किसी भी पादप प्रजाति के जनन द्रव्य को संरक्षित करना, जो जहां पादप प्रजाति को नुकसान या नष्ट होने की संभावना बहुत कम हो, उसे क्या कहते हैं, जनन द्रव्य संरक्षण। तो जनन द्रव्य संरक्षण दो प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है, जनन द्रव्य संरक्षण, जनन द्रव्य संरक्षण कितने प्रकार का होता है, के प्रकार। तो जनन द्रव्य संरक्षण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, स्वस्थानीय, स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब बात करते हैं स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। स्वस्थानीय संरक्षण में किसी भी पादप प्रजाति को या किसी भी पादप प्रजाति के जनन द्रव्य को वहीं संरक्षित करना जहां वो प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही है। बाह्य संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है कि किसी भी पादप प्रजाति के जनन द्रव्य को कहीं बाहर दूर संरक्षित करना या दूसरे स्थान पर संरक्षित करना क्या कहलाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि संकरण, संकरण क्या होता है। संकरण किसी भी दो पादप प्रजातियों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है और उससे क्रॉस करवाकर नई संतति प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण का उद्देश्य, क्वेश्चन आ सकता है कि संकरण के उद्देश्य। तो संकरण के उद्देश्य पहला है संकर बीज उत्पादन, संकर बीज उत्पादन, और दूसरा है आनुवांशिक विविधता का उत्पादन, आनुवांशिक विविधता का उत्पादन। संकर बीज उत्पादन से क्या तात्पर्य है कि हम किन्हीं भी दो पादप प्रजातियों में संकरण करवाकर हम संकर बीज प्राप्त कर सकते हैं और आनुवांशिक विविधता में भी, उनकी आनुवांशिक विविधता में भी वृद्धि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संकरण की विधि, संकरण के द्वारा प्रजनन की विधि। तो संकरण के द्वारा प्रजनन की 4 विधियां हैं, 4, कौन कौन सी है। पहली है वंशावली विधि, वंशावली विधि। दूसरी है पुंज विधि, पुंज विधि। तीसरी है प्रतीक संकरण, प्रतीक संकरण। और चौथा है बहुसंकरण, बहुसंकरण विधि। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संकरण के द्वारा निम्न में से संकरण के द्वारा किए जाने वाले प्रजनन की विधि कौन कौन सी है। तो आपको ऑप्शन में दे देंगे, 4 में से कोई एक दे देता, आपको उसमें से एक चुनना है। क्वेश्चन नंबर 14 की पुंज विधि, संकरण के द्वारा प्रजनन की पुंज विधि की खोज, पुंज विधि की खोज। तो संकरण के द्वारा पुंज विधि खोज, जिस मैंने आपको बताया एकल पादप वर्ण विधि खोज किसने की थी, निल्सन ने कब की थी, 1900 में की थी। और वही वैज्ञानिक निल्सन एहल ने 1908 में संकरण के द्वारा प्रजनन की पुंज विधि की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, सबसे पहले देखते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता क्या है। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या है कि किसी भी पादप या किसी भी पादप समूह या किसी भी पशुओं के समूह में अचानक आने वाले वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि म्यूटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। तो किस वैज्ञानिक ने किया था? ह्यूगो डी व्रीज। कब किया था? 1900 में। ह्यूगो डी व्रीज 1900 में किया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि भेड़ में उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने देखा। तो भेड़ में सबसे पहले उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने देखा? तो भेड़ में सबसे पहले उत्परिवर्तन एक शेल्ट राइट नामक वैज्ञानिक था, जो 1791 में देखा था। 1791 में शेल्ट राइट नामक वैज्ञानिक ने देखा उत्परिवर्तन। उसके छोटे पैर वाली भेड़ की नस्ल थी, उस नस्ल को शेल्ट राइट ने क्या कहा? एंकल भेड़ कहा। एक बार पूछे कि जननद्रव्य के प्रकार के दो आधार है कौन कौन से? ये तो ग्रामीण के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। ग्रामीण के आधार पर दो प्रकार का कृषि जननद्रव्य और जंगली जननद्रव्य, और उत्पत्ति के आधार पर देशी जननद्रव्य और विदेशी जननद्रव्य। जननद्रव्य संरक्षण के प्रकार, तो जननद्रव्य संरक्षण के प्रकार स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। परिभाषा आपको मैंने बताई दी है। संकरण के उद्देश्य क्या क्या है? तो संकरण के उद्देश्य संकर बीज उत्पादन और फसल की आनुवंशिक विविधता का उत्पादन करना संकरण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि संकरण के द्वारा प्रजनन की विधि कौन कौन सी है? तो संकरण के द्वारा प्रजनन की विधि चार है। कौन कौन सी? वंशावली विधि, पुंज विधि और प्रतीक संकरण विधि और बहुसंकरण विधि। अगला क्वेश्चन है कि पुंज विधि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एकल पादवरण विधि की खोज किस वैज्ञानिक की? निल्सन ने। कब की? 1900 में। और संकरण के द्वारा प्रजनन की पुंज विधि की खोज भी निल्सन ने 1908 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है म्यूटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? तो म्यूटेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग ह्यूगो डी व्रीज वैज्ञानिक ने किया था, जिन्होंने मेंडल के नियमों का पुनः प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन है भेड़ में उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने देखा? तो 1791 में एक शेल्ट राइट नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भेड़ में उत्परिवर्तन देखा और कहा कि भेड़ों में एक छोटे पैरों वाली भेड़ की नस्ल आ गई, जिन्होंने उन्हें एंकल भेड़ नाम दिया। उत्परिवर्तन में एक क्वेश्चन है कि ड्रोसोफिला पर अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? तो कौन सा? टी.एच. मॉर्गन।
टीएच मॉर्गन। अब ये देखो कि ड्रोसोफिला है क्या। टीएच मॉर्गन नामक एक वैज्ञानिक थे। वो शायद मधुमक्खी पालन करते थे। मधुमक्खी पालन करते करते एक दिन उनको एक ऐसी मधुमक्खी या मक्खी दिखी जिनकी वो अन्य मक्खियों से अलग थी। उसकी आंखें लाल कलर की थी। तो उस लाल कलर वाली आंखों वाली मक्खी को ड्रोसोफिला कहा। किन्होंने कहा? टीएच मॉर्गन ने कहा। और क्वेश्चन आ सकता है कि मधुमक्खियों या मक्खी में सबसे पहले उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने देखा? तो उसका आंसर होगा टीएच मॉर्गन ने। और कब देखा? तो उसका आंसर होगा 1910 में देखा। 1910 में देखा। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन के प्रकार। उत्परिवर्तन के प्रकार। तो उत्परिवर्तन के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वायत्त और दूसरा प्रेरित। तो स्वायत्त उत्परिवर्तन क्या है कि किसी पादप में या किसी भी मनुष्य, किसी भी जीव जंतुओं में स्वतः ही उत्परिवर्तन पैदा होना स्वतः उत्परिवर्तन कहलाता है। और किसी मनुष्य, किसी जीव जंतु में या किसी भी पादप में अगर उत्परिवर्तन प्रेरित करके जो उत्परिवर्तन पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि स्वायत्त उत्परिवर्तन की दर। स्वायत्त उत्परिवर्तन की दर कितनी है? तो स्वायत्त उत्परिवर्तन की दर है -10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -4 से -4 तक प्रति जीन प्रति पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 20 कि उत्परिवर्तन प्रजनन के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो उत्परिवर्तन प्रजनन के बारे में सबसे पहले मुल्लर नामक वैज्ञानिक थे। मुल्लर, जो 1927 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि चयन क्या होता है? सबसे पहले देखें, चयन किसी भी पादप प्रजाति या किसी भी पादपों के समूह या किसी भी फसलों के समूह से उच्च आनुवंशिक विविधता वाले पौधों को छांटकर अलग बोना क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। तो चयन में एक क्वेश्चन है आवर्ती चयन के बारे में सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने बताया? किन वैज्ञानिकों ने
तो आवर्ती चयन के बारे में सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, हेज व गार्बर। हेज व गार्बर ने कब बताया था? 1919 में आवर्ती चयन के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आवर्ती चयन के बारे में विस्तार पूर्वक किन वैज्ञानिकों ने बताया? किन वैज्ञानिकों ने बताया? तो वो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तो था ईस्ट और दूसरा था जॉनसन। ईस्ट और जॉन्स ने 1921 में बताया था। दोनों में 2 वर्ष का अंतराल है। 1919 में हेज और गार्बर ने बताया क्या? आवर्ती चयन के बारे में, और विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए ईस्ट व जॉन्स ने 1921 में बताया था। अब आवर्ती चयन के प्रकार में से क्वेश्चन है कि सामान्य आवर्ती चयन सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में किन्होंने बताया? तो सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में एक जेनकिंस नामक वैज्ञानिक थे। जेनकिंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 24, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में किन्होंने बताया? किन वैज्ञानिकों ने बताया? किन वैज्ञानिकों ने बताया? ये आवर्ती चयन के लिए प्रकार है। सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन और विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए, और एक है व्युत्क्रम आवर्ती चयन। तो सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में बताया जेनकिंस नामक वैज्ञानिक ने। विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो हल नामक वैज्ञानिक। कब बताया था? 1945 में। 1945 में। क्वेश्चन नंबर 25, व्युत्क्रम आवर्ती चयन के बारे में या खोज ही बोल सकते हैं, किस वैज्ञानिक ने की? वैज्ञानिक के द्वारा। तो व्युत्क्रम आवर्ती चयन के बारे में सबसे पहले कॉमस्टॉक व रॉबिन्स ने 1949 ईस्वी में बताया। 1949 ईस्वी में बताया। और एक क्वेश्चन इसमें सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन 1940 में बताया था। किसके द्वारा? जेनकिंस के द्वारा बताया गया था।
क्वेश्चन नंबर 26 की बहुगुणिता के प्रकार। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुगुणिता क्या होती है। तो किसी भी पादप, किसी भी मनुष्य में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है और गुणसूत्रों की निश्चित संख्या में परिवर्तन या तो कमी या वृद्धि होना क्या कहलाता है? बहुगुणिता कहलाता है। बहुगुणिता के दो प्रकार है, असुगुणिता और दूसरी सुगुणिता। असुगुणिता के दो प्रकार कौन कौन से हैं? अधो और अधिगुणिता। अधिगुणिता पहले हम मानते हैं असुगुणिता क्या है। तो असुगुणिता कि किसी भी पादप, किसी भी मनुष्य में, हम यहाँ पर पादप प्रजनन की बात करें तो पादप की बात करेंगे, किसी भी पादप में गुणसूत्रों की निश्चित संख्या में एक या दो गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होना असुगुणिता कहलाता है। और सुगुणिता क्या कहलाता है? किसी भी पादप में गुणसूत्रों की निश्चित संख्या में एक या दो जीनोम की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? सुगुणिता। असुगुणिता के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अधोगुणिता और अधिगुणिता। अधोगुणिता में क्या है कि इसमें या गुणसूत्रों की संख्या में एक या दो गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है और अधिगुणसूत्र में क्या होता है? इसमें एक या दो गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है। अधोगुणिता के दो प्रकार है, कौन क्या क्या है कि एक मोनोसोमी और एक नलीसोमी। और अधिगुणिता के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? एक तो ट्राइसोमी और एक टेट्रासोमी। ये हो गए। उत्परिवर्तन के प्रकार दो, स्वतः और प्रेरित। स्वतः अपने आप हो जाता है और प्रेरित किया जाता है। स्वतः उत्परिवर्तन की दर तो स्वतः उत्परिवर्तन की दर 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -4 तक प्रति जीन प्रति पीढ़ी। उत्परिवर्तन प्रजनन के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया? तो उत्परिवर्तन प्रजनन के बारे में सबसे पहले मूलर नामक वैज्ञानिक ने 1927 में बताया था। और आपको यह बता देता हूं कि प्रेरित उत्परिवर्तन की दर कितनी होती है? तो प्रेरित उत्परिवर्तन की दर स्वतः उत्परिवर्तन से दोगुनी होती है। आवर्ती चयन के बारे में सबसे पहले किन वैज्ञानिकों ने बताया? तो आवर्ती चयन के बारे में सबसे पहले हेड और गॉर्बन ने 1919 में बताया था। और विस्तार पूर्वक किन वैज्ञानिकों ने बताया था? ईस्ट और जोन्स ने 1921 में बताया था। यह आवर्ती चयन के प्रकार हैं कि सामान्य संवेदन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में किन्होंने बताया? तो सामान्य संवेदन क्षमता के लिए आवर्ती चयन एक जेनकिंस नामक वैज्ञानिक थे जो 1940 में बताया था कि सामान्य संवेदन क्षमता के लिए आवर्ती चयन यह। दूसरा, विशिष्ट संवेदन क्षमता के लिए आवर्ती चयन के बारे में किन्होंने सबसे पहले इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज हल नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की थी। और व्युत्क्रम आवर्ती चयन के बारे में या व्युत्क्रम आवर्ती चयन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो है कॉमस्टॉक या रॉबिन्सन ने 1949 में की थी। बहुगुणिता के प्रकार। तो बहुगुणिता दो प्रकार की होती है, असुगुणिता और सुगुणिता। असुगुणिता क्या है कि किसी भी पादप की गुणसूत्रों की निश्चित संख्या में एक या दो गुणसूत्रों की कमी या वृद्धि होती है। और सुगुणिता क्या है? किसी भी पादप की गुणसूत्रों की निश्चित संख्या में एक या दो जीनोम की संख्या में वृद्धि या कमी होती है। अधोगुणिता क्या है कि अधोगुणिता में एक या दो गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है और अधि में एक या दो गुणसूत्रों की संख्या में कमी होती है। और इसके दो प्रकार है, नलीसोमी और
मोनोसोमी और नलीसोमी इसके दो प्रकार हैं, ये तो ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। आगे आते हैं पादप प्रजनन चैप्टर में कुछ अनुसंधान दे रखे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कपास तकनीकी अनुसंधान संस्थान। तो कपास तकनीकी अनुसंधान संस्थान मांटुंगा मुंबई में स्थित है, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? कंटक, उड़ीसा। कंटक, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूपी। क्वेश्चन नंबर 30, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? नई दिल्ली। अगला है भारतीय पादप बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र। कहां पर है? नई दिल्ली। मूंगफली, भारतीय मूंगफली अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? जूनागढ़, गुजरात। जूनागढ़, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 33, CTRI केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? राजा मंदिर,